राजस्थान। नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद बड़े बड़े किले, रेगिस्तान, है ना? लेकिन इसकी असली पहचान तो यहाँ की कहानियों में बसी है। एक अलग ही गूंज है उनमें। तो चलिए, आज उसी गूंज को सुनते हैं और उतरते हैं यहाँ के समृद्ध साहित्य की दुनिया में। यकीन मानिए, ये वीरता, संस्कृति और अनगिनत कथाओं का एक ऐसा खजाना है जो आपको हैरान कर देगा। अच्छा, कभी सोचा है कि जब आज की तरह ना फ़ोन थे, ना इंटरनेट, तब ये सारी कहानियाँ, ये इतिहास, ये सब कैसे ज़िंदा रहता था? कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता था? बस यही सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूँढने निकले हैं और देखेंगे कि कैसे शब्द, सिर्फ शब्द, उस ज़माने के सबसे बड़े रिकॉर्ड कीपर हुआ करते थे। तो हमारी आज की यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले साहित्य की 5 शाखाओं को समझेंगे, फिर कहानी कहने की जो अद्भुत कला है उसे जानेंगे। उसके बाद वीरों के महाकाव्य, रासों और वंशों का इतिहास ख्यात पर बात करेंगे, और आखिर में कुछ और दिलचस्प साहित्यिक रूपों पर एक नजर डालेंगे। तो बस शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थानी साहित्य को एक बड़े से पेड़ की तरह समझिए, और इस पेड़ की हैं 5 मोटी-मोटी शाखाएं। यही पांचों मिलकर इस साहित्य की पूरी खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। चलिए एक-एक करके इन्हें देखते हैं। तो ये हैं वो 5 शाखाएं। देखिए, सबसे पुरानी है जैन साहित्य, फिर आता है चारण साहित्य, और इसे तो राजस्थानी साहित्य का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में डिंगल शैली में वीरों की वो कविताएं लिखी गई जो आज भी जोश भर देती है। इसके अलावा है ब्राह्मण और संत साहित्य, जो धर्म और अध्यात्म से जुड़े हैं। और फिर है लौकिक साहित्य, यानी हम आप जैसे आम लोगों की कहानियां, उनकी अपनी परंपराएं। चलिए अब उन 5 शाखाओं में से एक को जरा करीब से देखते हैं। लौकिक साहित्य। ये वो साहित्य है जो हमें सीधा लोगों के दिलों तक ले जाता है। ये किसी राजा के दरबार में नहीं, बल्कि गांव की चौपाल पर लोगों के बीच पैदा हुआ और आज भी उन्हीं की सांसों में जिंदा है। सबसे पहले बात करते हैं फड़ की। इसको आप राजस्थान का प्राचीन ग्राफिक नॉवल समझ लीजिए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा। सोचकर देखिए, कपड़े का एक लंबा सा टुकड़ा जिस पर पूरी की पूरी कहानी तस्वीरों में पेंट की गई है। और फिर आते हैं भोपा, जो पुजारी या कथाकार होते हैं, और वो संगीत और अभिनय के साथ उस कहानी में जान डाल देते हैं। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये देखना है, महसूस करना है, एक कमाल का अनुभव। फिर आती है वाद। अब ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे अकेले बैठकर पढ़ा जाए, नहीं, ये तो एक महफिल है, एक इंटरैक्टिव सेशन है। कहानी सुनाने वाला कहानी कहता है और सुनने वाले सिर्फ चुपचाप नहीं सुनते, वो हूं, हाँ का हुंकारा भरते हैं। इसी हुंकारे से कहानी आगे बढ़ती है। मतलब सुनने वाला भी कहानी का एक एक्टिव हिस्सा बन जाता है। और देखिए, ये राजस्थानी कहावत इस बात को कितने कमाल के तरीके से समझाती है कि युद्ध में नगाड़े की जो भूमिका है, वही कहानी में श्रोता के हुंकारे की है। मतलब सोचिए, जैसे जंग के मैदान में नगाड़ा बजने से सैनिकों में जोश भर जाता है, ठीक वैसे ही सुनने वाले का हुंकारा कहानी में जान डाल देता है। उसके बिना तो कहानी बस बेजान शब्द है। चलिए अब आते हैं रासो साहित्य पर। इन्हें हम उस दौर की सुपर हीरो एपिक्स या ब्लॉकबस्टर फिल्में कह सकते हैं। रासो शब्द में ही एक वीरता की गूंज है। ये वो महाकाव्य हैं जिनमें राजाओं महाराजाओं की बहादुरी के ऐसे किस्से लिखे गए हैं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। और ये अक्सर पिंगल शैली में लिखे जाते थे, जो काफी मधुर होती थी। तो सीधी सी बात है, रासो लिखने का मकसद ही यही था, किसी शासक की वीरता, उसकी जीत, उसकी उपलब्धियों का बखान करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने नायकों को याद रख सकें। ये नंबर देखिए, 16,306। ये क्या है? ये पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में दोहों की संख्या है, 16,000 से भी ज्यादा। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ये ग्रंथ कितना बड़ा, कितना विशाल होगा। एक महानायक की पूरी जिंदगी इसमें समाई हुई है। तो ये महाकाव्य है महान राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर, और इसे लिखा किसने? उनके ही दरबारी कवि चंद बरदाई ने। और जानते हैं, इसमें एक बहुत ही इमोशनल बात भी है। चंद बरदाई इसे पूरा नहीं कर पाए थे। बाद में उनके बेटे जलहण ने अपने पिता के इस अधूरे सपने को, इस महान कृति को पूरा किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि रासो साहित्य में सिर्फ जंग और तलवारों की ही बातें थी।
नहीं, इसमें दिल की धड़कनें भी थीं। जैसे एक तरफ पृथ्वीराज रासो है जो पूरी तरह वीरता पर केंद्रित है, तो वहीं बीसलदेव रासो राजा विग्रहराज चतुर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी है। इससे पता चलता है कि ये शैली कितनी वर्सेटाइल थी, इसमें हर तरह का रस था। अच्छा, अगर रासो साहित्य एक एक्शन पैक्ड फिल्म की तरह था, तो ख्यात को आप किसी राजवंश की ऑफिशियल वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्री समझिए। ये सिर्फ वीरता का जश्न नहीं था, बल्कि बहुत ही सावधानी से लिखा गया एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था, राजपूत वंशों का पूरा शाही इतिहास। देखिए, ख्यात शब्द का मतलब ही होता है प्रसिद्धि या कीर्ति। तो इन ग्रंथों में किसी राजवंश की कीर्ति, उनकी पूरी वंशावली, उनके समय की बड़ी-बड़ी घटनाएं, सब कुछ दर्ज किया जाता था। एक तरह से ये उनका ऑफिशियल हिस्टोरिकल अकाउंट था। और जब ख्यात की बात हो, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, मोहनोत नैणसी। उनका काम इतना डिटेल्ड और इतना महत्वपूर्ण था कि इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपूताने का अबुल फजल की उपाधि दे दी। मतलब उनकी तुलना सीधे मुगल बादशाह अकबर के महान इतिहासकार अबुल फजल से की गई। ये बहुत बड़ा सम्मान था। नैणसी ने दरअसल 2 बहुत ही कमाल के ग्रंथ लिखे। पहला मुहणोत नैणसी की ख्यात, जो राठौड़ और चौहान जैसे बड़े राजवंशों का इतिहास है, और दूसरा मारवाड़रा परगनरी विगत। ये तो और भी खास है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि उस दौर के मारवाड़ का एक पूरा गजीटियर है। वहाँ के गांव, समाज, अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसमें है। इसीलिए इसे राजस्थान का गजीटियर भी कहा जाता है। तो हमने रासो और ख्यात जैसे बड़े बड़े रूपों को तो समझ लिया, लेकिन राजस्थानी साहित्य का इंद्रधनुष और भी कई रंगों से बना है। चलिए अब फटाफट कुछ और अनोखी और खूबसूरत शैलियों पर एक तेज नजर डालते हैं। ये देखिए, 4 और अलग अलग रंग। पहला है वचनिका, जिसमें गद्य और कविता को मिलाकर एक पावरफुल कहानी बनती है। फिर है वेले, जो छंदों की एक खूबसूरत माला जैसी है, जिसमें प्रेम और वीरता की कहानियां गुंथी होती हैं। दूहा तो सब जानते हैं, बस 2 पंक्तियां जो सीधा दिल पर असर करती हैं। और आखिर में है मरसिया, जो किसी सम्मानित व्यक्ति की मृत्यु पर उनके सम्मान में लिखा गया एक शोक गीत होता है, उनकी यादों को अमर करने के लिए। और वैली की बात करें तो एक रचना का जिक्र करना बहुत जरूरी है, वैली कृष्णन रुक्मणीरी। इसे इतना बड़ा दर्जा दिया गया, इतना सम्मान मिला कि दुर्सा आड़ा जैसे बड़े विद्वान ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कह दिया। सोचिए, ये कितना बड़ा सांस्कृतिक सम्मान है। तो इस पूरी साहित्यिक यात्रा के बाद चलिए एक सवाल पर रुकते हैं। उस दौर के लोगों ने अपनी वीरता और इतिहास को रासों और ख्यात में दर्ज किया। अगर आज हमें अपने समय की कहानियों को, अपनी जीतों और संघर्षों को आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्ज करना हो, तो हमारा रासो या ख्यात क्या होगा? कोई वायरल वीडियो, एक ब्लॉग पोस्ट, या शायद कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज हम सब मिलकर राजस्थान के साहित्यिक इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे, उन खजानों को खोजेंगे जिन्हें अक्सर कह सकते हैं कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सोचिए ज़रा, राजस्थान के उन तपते रेगिस्तानों में रेत के टीलों के नीचे कौन सी कहानियां दफन हैं? वो कौन सी दास्ताएं हैं जिन्हें कवियों और लेखकों ने 1000 साल से भी ज़्यादा समय से अपनी कलम से जिंदा रखा है? बस यही एक सवाल है जो हमें नायकों, संतों और राजाओं की एक बिल्कुल अलग, भूली बिसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलने में मदद करेगा। तो आज इस पूरे सफ़र का रोड मैप कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम राजस्थान की साहित्यिक जड़ों को समझेंगे, फिर चलेंगे चारणों के वीर युग में, उसके बाद शाही दरबार के कवियों से मिलेंगे, इतिहास और क्रांति के पन्ने पलटेंगे, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये साहित्यिक विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। राजस्थान का जो सबसे पहला दस्तावेजी साहित्य मिलता है ना, वो असल में जैन परंपरा से निकल कर आया था, और इसे लिखा गया था अपभ्रंश नाम की एक प्राचीन भाषा में। अच्छा, इसी शुरुआती दौर में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं सामने आती हैं, और मजे की बात यह है कि इनके नाम लगभग एक जैसे हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है, पर ये दोनों अलग अलग हैं। पहली है भरतेश्वर बाहुबली घोर, जिसे वज्रसेन सूरी ने 1168 ईस्वी में लिखा था, और इसे ही राजस्थानी की पहली ज्ञात रचना माना जाता है। और फिर इसके कुछ ही साल बाद 1184 में शालिभद्र सूरी ने लिखी भरतेश्वर बाहुबली रास, जो पहली रास रचना बनी। तो ये रास साहित्य, ये था क्या आखिर?
देखिए, ये जैन कविता की एक बहुत खास शैली थी। इसमें भक्ति, प्रेम और नैतिक शिक्षा जैसे विषय होते थे। मतलब ये उन वीर गाथाओं से बिल्कुल अलग था, जिनके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। और फिर एक और ग्रंथ आता है जो मील का पत्थर साबित हुआ, उद्योतन सूरी का कुवलय माला। ये भाषा के जानकारों के लिए तो जैसे कोई खजाना हो। सोचिए, इसमें 18 अलग अलग भाषाओं का जिक्र है, और सबसे जरूरी बात, इसी में हमें मरु भाषा का सबसे पहला सबूत मिलता है। यही वो भाषा है जो आज की राजस्थानी की जड़ है। तो जैन साहित्य की उस शांत, भक्तिमय धारा से निकलकर अब हम एक बिल्कुल अलग दौर में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा युग जहां तलवारों की खनक थी और वीरता के गीत गूंजते थे। ये था चारण यानी भाट कवियों का वीर युग, जिन्होंने अपनी कलम से राजपूतों के शौर्य को हमेशा के लिए अमर कर दिया। हाँ, तो इन चारण कवियों की एक अपनी खास काव्य शैली थी, जिसे डिंगल के नाम से जाना जाता है। इसकी पहचान थी इसका वीर रस, और इसका एक ही मकसद था, योद्धाओं में जोश भरना और राजाओं के साहस की गाथाएं दुनिया को सुनाना। अब ये डिंगल का वीर रस असल में होता कैसा था, सुनने में कैसा लगता था, इसकी एक जबरदस्त मिसाल है कवि इसरदास बारहट। उनकी एक रचना है हाला झालारी कुंडलियां। इसका ये अंश सुनिए। इसमें एक पत्नी अपने पति को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। ये पंक्तियां उस दौर की भावना का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक हैं। और देखिए, उस दौर में साहित्य सिर्फ तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं था, ये राजनीतिक प्रतिरोध का भी एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली हथियार था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कवि दुर्सा आढ़ा। सोचिए, वो थे तो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में, लेकिन उन्होंने विरुद्ध छतरी नाम की एक रचना लिखी, जिसमें उन्होंने अकबर के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महाराणा प्रताप के शौर्य की जोरदार तारीफ की। कमाल है ना? चलिए, अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और चलते हैं शाही दरबारों की तरफ। ये वो जगह थी जहां कवियों ने सिर्फ कलम ही नहीं, बल्कि इतिहास लिखने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा ली थी। और इन्हीं दरबारों में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होती है जो वाकई असाधारण थे, पृथ्वीराज राठौड़। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो बीकानेर के राजकुमार थे जो सम्राट अकबर के दरबार का हिस्सा थे। राजस्थानी साहित्य में लोग उन्हें प्यार से पीथल कहते हैं, और एक महान विद्वान एलपी टेसीटोरी ने तो उन्हें डिंगल का हीरोज यानी डिंगल का हीरो ही कह दिया था। उनकी सबसे अमर रचना का नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी। राठौड़ की इस रचना का सांस्कृतिक असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन दुर्सा आढ़ा का हमने जिक्र किया था, उन्होंने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण तक कह दिया था। जरा सोचिए, एक कविता को धर्म ग्रंथों के बराबर का दर्जा दे देना, ये कितनी बड़ी बात रही होगी। अच्छा, अब कवियों से थोड़ा आगे बढ़कर इतिहासकारों की बात करते हैं, और इस कड़ी में नाम आता है कवि राजा श्यामल दास का, जिनकी रचना है वीर विनोद। उनके हिसाब से मेवाड़ के उस विशाल साम्राज्य में कुल किलों की संख्या थी 84। लेकिन उन 84 में से एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि कितने किले सिर्फ एक ही शासक ने बनवाए होंगे? 32। जी हां, 32 अकेले महाराणा कुंभा ने। बस यही एक आंकड़ा मेवाड़ को बनाने में उनके योगदान की पूरी कहानी बयां कर देता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं आधुनिक दौर की दहलीज पर, और यहां हमारी मुलाकात एक ऐसे कवि से होगी जिन्होंने पारंपरिक कविता और अपने समय की क्रांति को एक धागे में पिरो दिया। इनका नाम है सूर्यमल मिश्र। इन्हें राजस्थान का आधिकारिक राज्य कवि होने का गौरव हासिल है, और इन्हें वीर रसावतार भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वीर रस का साक्षात अवतार। मिश्रण की 2 रचनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली है वंश भास्कर। ये बूंदी के हाड़ा राजवंश के इतिहास पर लिखा गया लगभग 2500 पन्नों का एक महाकाव्य है। और दूसरी है वीर सतसई, जिसमें उन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को 283 दोहों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। तो ये टाइमलाइन उनके जीवन और उनकी विरासत के सफ़र को बड़े अच्छे से दिखाती है। 1815 में बूंदी में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में 1857 का वो महान विद्रोह देखा और उसे अपनी कलम से वीर सतसई में दर्ज भी किया। उनकी अहमियत को आज़ाद भारत ने भी पहचाना और 1990 में भारत सरकार ने उन पर 2 रुपए का एक डाक टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित किया। तो इस पूरे अद्भुत साहित्यिक सफ़र के बाद हम आखिरकार कहाँ पहुँचते हैं? ये सदियों पुरानी कहानियाँ, ये कविताएं
आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये इतिहास में झांकने के लिए एक सीधी खिड़की की तरह हैं। हमने देखा कि कैसे ये साहित्य धार्मिक ग्रंथों से शुरू होकर वीर महाकाव्यों और फिर ऐतिहासिक दस्तावेजों तक का सफर तय करता है। ये एक ऐसी परंपरा थी जहां कवि सिर्फ लिखने वाले नहीं थे, वो योद्धा भी थे, इतिहासकार भी थे और समाज पर अपनी राय रखने वाले टिप्पणीकार भी। ये एक जीती जागती सांस्कृतिक विरासत है जो आज भी इन छंदों में सांस ले रही है। और यहीं पर आके एक आखिरी सवाल मन में उठता है। आज की इस दुनिया में जहां डिजिटल कहानियां बनती हैं और पल भर में गायब हो जाती हैं, वहां हम वीरता, आस्था और लिखे हुए शब्द की स्थायी शक्ति पर बने साहित्य से आखिर क्या सीख सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। हम आ गए हैं राजस्थानी साहित्य की हमारी खास सीरीज के आखिरी यानी तीसरे पड़ाव पर। तो चलिए इस सफर को पूरा करते हैं। तो आज क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले हम देखेंगे उन संस्थानों को जो इस साहित्य को बचाए हुए हैं। फिर बात होगी इतिहास के उन महान लेखकों की और उन क्रांतिकारी आवाज़ों की जिन्होंने अपनी कलम से बदलाव लाया। इसके बाद हम जानेंगे आधुनिक साहित्य के प्रणेताओं को और आखिर में देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण रचनाकारों और उनकी विरासत को। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल नींव से, यानी उन संस्थानों से जिन्होंने राजस्थानी साहित्य की मशाल को हमेशा जलाए रखा है। आखिर कौन है ये संरक्षक? और इसमें सबसे बड़ा नाम है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का। ये बीकानेर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। अब देखिए, ये दोनों चीज़ें जगह और साल परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। तो ये अकादमी करती क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक ऑफिस नहीं है। यहीं से जागती ज्योत नाम की एक मंथली मैगजीन निकलती है और सबसे बड़ा अवार्ड सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी यहीं अकादमी देती है। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए ये याद रखना है कि 2023 का ये अवार्ड मधु आचार्य को उनकी रचना पीड़ आड़ी पाल बांध के लिए मिला है। चलिए, संस्थानों की बात तो हो गई, अब मिलते हैं उन महान लेखकों से जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को पन्नों पर जिंदा कर दिया। यहाँ दो बड़े नाम हैं। पहले हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। और फिर हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। दिलचस्प बात यह है कि ओझा जी ने टॉड की किताब का हिंदी में अनुवाद किया और खुद भी एक बहुत बड़े इतिहासकार बने। इतिहासकारों की लिस्ट में एक और जरूरी नाम है दशरथ शर्मा का। इन्होंने एक मॉडर्न नजरिया दिया। इनकी दो किताबें द अर्ली चौहान डायनेस्टीज और राजस्थान थ्रू द एजेस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और पता है, दशरथ शर्मा ने ही अपनी किताब में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने ही कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। सोचिए, ये कितनी बड़ी खोज थी। अच्छा, साहित्य सिर्फ बीती हुई बातें नहीं करता, ये क्रांति की आवाज भी बनता है। अब बात करते हैं उन लेखकों की जिनकी कलम तलवार से भी ज्यादा तेज चली और आजादी की ज्वाला जगाई। एक सवाल है, क्या कोई लेखक इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसके सिर्फ 13 दोहे एक महाराजा को दिल्ली दरबार जाने से रोक दें? सोचिए जरा, कौन हो सकता है वो? जी हाँ, ऐसा हुआ था और वो लेखक थे केसरी सिंह बारहट। उनकी रचना का नाम था चेतावनी रा चुंगटिया। ये 1903 में लिखे गए 13 डिंगल सोठे थे जिन्होंने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाने से रोक दिया था। शब्दों की ताकत देखिए। इसी कड़ी में एक और नाम है शंकरदान सामोर का। उन्हें राष्ट्रवादी चेतना का कवि कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनके गीत सीधे सीधे अंग्रेजों के खिलाफ थे और क्रांतिकारियों में जोश भर देते थे। क्रांति की आवाज के बाद अब रुख करते हैं आधुनिक साहित्य की ओर। जानते हैं उन लोगों को जिन्होंने राजस्थानी साहित्य में नॉवेल, ड्रामा और कहानी जैसी नई चीजों की शुरुआत की। और जब भी पहले की बात हो तो एक नाम जरूर याद रखना है, शिवचंद्र भारतीया। राजस्थानी का पहला नाटक केसर विलास, पहली कहानी विश्रांत प्रवास और पहला उपन्यास कनक सुंदर, ये तीनों ही इन्होंने लिखे। तो प्रथम का मतलब शिवचंद्र भारतीया। अब आते हैं एक ऐसे दिग्गज पर जिन्हें राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है, कन्हैया लाल सेठिया। इनके अवार्ड्स की लिस्ट देखिए। 1976 में लीलटांस के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड, 1988 में निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार और फिर पद्मश्री और राजस्थान रत्न भी। वाकई एक शानदार सफर।
हमारे अगले लेखक हैं विजयदान धेथा, जिन्हें लोग प्यार से बिजी बुलाते थे और उनकी कहानियों की वजह से उन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनकी सबसे मशहूर रचना है बातारी फुलवारी, जो कि 14 वॉल्यूम में है। बहुत बड़ा काम है ये। इसके अलावा दुविधा और पहेली जैसी उनकी कहानियों पर तो फिल्में भी बनी हैं, शायद देखी भी हो। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी रचनाकारों और उनकी सबसे खास रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। ये एक तरह का रैपिड फायर राउंड होगा। तो देखिए, मेघराज मुकुल की सेनानी, सत्यप्रकाश जोशी की बोलभारमली और रांगे राघव की कब तक पुकारो, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और ये एक और फैक्ट याद रखने वाला है, आज़ादी के बाद की पहली राजस्थानी रचना कौन सी थी? वो थी आभा पट की, जिससे लिखा था श्रीलाल नथमल जोशी ने। ये भी एक मील का पत्थर है। आखिर में बात करते हैं मणि मधुकर की। इनकी रचनाएं जैसे पग फेरो और सफ़ेद मेमने अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी ज़रूर ध्यान में रखना है। तो हमारी ये यात्रा यहीं ख़त्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ। इन सभी महान लेखकों और उनकी रचनाओं में से वो कौन सी एक रचना है जो सही मायने में राजस्थान की पहचान है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारी इस पूरी श्रृंखला को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।